रेडियो एक्टिविटी जो किसी भी इंसान को ख़त्म कर सकती है। लेकिन आज मैं आपको एक आदमी की सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जो गलती से दुनिया का सबसे रेडियो एक्टिव इंसान बन गया और उसकी मौत काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक थी। तो चलिए दोस्तों, उसके बारे में डीपली जानते हैं। एक ही बात कहूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 30 सितंबर 1999 को टोकाईमुरा न्यूक्लियर प्लांट जो जापान में मौजूद है, यहाँ पर कुछ वर्कर्स रोज ही की तरह काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक वर्कर हिसाशी आउची है। यह इतिहास का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव इंसान है। वे नॉर्मली काम नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट था, इसीलिए वर्कर्स को अक्सर काफी केयरफुली काम करना पड़ता था। हिसाशी आउची न्यूक्लियर प्लांट में टेक्नीशियन थे। इस न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को प्योर यूरेनियम में कन्वर्ट किया जाता था। इस प्रोसेस को काफी केयरफुली करना पड़ता था। अब इस पावर प्लांट में फुल सेफ्टी के साथ काम नहीं किया जाता था और ना ही यहाँ पर ज्यादा हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स मौजूद थे। 30 सितंबर 1999 को हिसाशी आउची और उनके दो साथी मोसाटो और युटाका मौजूद थे। ये तीनों पावर प्लांट में एज अ वर्कर काम कर रहे थे। सुबह 10 बजे थे और आउची और उनके साथी यूरेनियम को निट्रिक एसिड के साथ मिक्स करना शुरू कर देते हैं। इस काम के लिए ऑटोमेटिक पंप मौजूद थे जिसमें 5.3 पाउंड्स का यूरेनियम मिक्स हो सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने अपने हाथों से किया। उन्होंने बकेट में 5.3 नहीं बल्कि 35 पाउंड यूरेनियम को स्टील बकेट्स में डाल दिया। इसके चलते एक घातक रिएक्शन शुरू होती है जिसके बारे में उनमें से किसी को भी नहीं पता था। 10:35 पर सॉल्यूशन से ब्लू फ्लैश निकलती है और पूरी लैब नीले रंग में बदल जाती है। दरअसल सॉल्यूशन में न्यूक्लियर फिजन नाम की रिएक्शन हो गई थी। पूरे कमरे में रेडिएशन बहुत तेजी से फैल चुकी थी। आउची को रेडिएशन से काफी ज्यादा इफेक्ट हो चुका था क्योंकि रेडिएशन के सबसे ज्यादा करीब आउची मौजूद थे, जिससे उन्हें वोमिटिंग और बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया। वे सांस ठीक से नहीं ले पा रहे थे जिसके चलते वे बेहोश हो गए। अब एक आदमी एक साल में केवल 20 मिली सीवर्ट की रेडिएशन को झेल सकता है। एक साल में केवल 20 मिली सीवर्ट की रेडिएशन को। युटाका को 3000 मिली सीवार्ट्स, शिनोहारा को 10,000 मिली सीवार्ट्स और हिसाशी आउची को सबसे ज्यादा रेडिएशन यानी 17,000 मिली सीवार्ट्स की रेडिएशन लग चुकी थी। अब जिस इंसान को 5,000 मिली सीवार्ट्स की रेडिएशन लगती है, उनमें से आधे इंसान 1 महीने से भी कम समय में मारे जाते हैं। अब बात की जाए आउची की, तो उसे 17,000 मिली सीवार्ट्स की रेडिएशन लग चुकी थी। इससे वह सरवाइव तो नहीं कर पाया, लेकिन इसके बाद उसकी काफी स्लोली और दर्दनाक मौत हो जाती है। हिसाशी आउची को हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां पर एक स्पेशल रूम में भेजा गया जहां पर कोई भी पेशेंट मौजूद नहीं था, ताकि कोई भी इंसान उनके कांटेक्ट में ना आ सके। दिखने में लग रहा था कि वह बिल्कुल नॉर्मल है। एडमिट के पहले हफ्ते हिसाशी ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जिससे यह कंक्लूजन निकाला जा सके कि उन्हें कुछ हुआ है। जो हाथ रिएक्शन के सबसे पास था वह स्वेल यानी लाल हो चुका था और बैली भी पूरी तरह स्वेल होना शुरू हो गई थी। अब तक वह बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहे थे, इतना कि वह मजाक भी कर रहे थे। जब उनकी बोन मैरो की माइक्रोग्राफ इमेज ली गई तब पता लगा कि उनके क्रोमोसोम्स बर्बाद हो चुके हैं। क्रोमोसोम्स में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती है। ह्यूमंस में क्रोमोसोम के 23 पेयर होते हैं, लेकिन आउची के शरीर में एक भी क्रोमोसोम आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। मतलब आउची की जेनेटिक इंफॉर्मेशन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इससे शरीर के हर एक सेल पर इफेक्ट पड़ा। जब ब्लड टेस्ट किया गया तब पता लगा कि व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स की गिनती भी बहुत पूरे तरीके से लो हो चुकी है। मतलब अब आउटर बैक्टीरिया और वायरस ने भी शरीर पर अटैक करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्हें एक ऐसे रूम में भेजा गया जहां पर कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं था, जिसे स्टेरलाइज्ड क्लीन रूम भी कहा जाता है। यह एक ऐसा कमरा होता है जिसमें इन्फेक्शंस होने की पॉसिबिलिटीज ना के बराबर होती है। 11वें दिन 13 अलग अलग मेडिकल और साइंटिफिक टीम ने सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स उन पर किए। उन्हीं में से कुछ एक्सपेरिमेंट्स काफी ज्यादा अजीब थे। उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट था नीडल को बोन्स में डालना, ताकि बोन मैरोज और स्किन के सैंपल लिए जा सके। जब मेडिकल टेप को शरीर से हटाया जाता तब चमड़ी भी टेप के साथ शरीर से अलग हो जाती।
अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी थी। इसके बाद ब्रीथिंग ट्यूब को भी उसकी वाइंड पाइप में डाला गया। इस टेक्निक से बॉडी को ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन अब वह बोल नहीं सकते थे। इस दौरान आउची ने कहा, आई एम इन पेन, आई एम सफरिंग। यह वर्ड आउची ने तब बोले थे जब ट्यूब को वाइंड पाइप में डाला जा रहा था। वह कॉन्शियस तो थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। 27वें दिन तक शरीर की लगभग पूरी चमड़ी डैमेज हो चुकी थी। क्रोमोसोम्स का एक बड़ा काम यह भी होता है कि चमड़ी को दोबारा जनरेट करना, लेकिन क्रोमोसोम्स के डैमेज होने के चलते अब स्किन जनरेट नहीं हुई। मसल्स डाई होना शुरू हो गई। इंटेस्टाइन की म्यूकस लाइनिंग भी अब सड़ना शुरू हो चुकी थी, जिससे बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना भी बंद कर दिया था। मतलब बॉडी अब खत्म होना शुरू हो चुकी थी। इससे 10 लोगों की टीम ने उन्हें एंटीसेप्टिक ड्रेस पहनाई, जिसमें करीब 2 से 3 घंटे का वक्त लगता था। जब ड्रेस को उतारा जाता तब स्किन भी शरीर से अलग हो जाती। आंखों के आसपास की स्किन भी डैमेज हो चुकी थी। 50वें दिन शरीर की लगभग पूरी स्किन बाहर निकल चुकी थी। शरीर ने हर दिन 2 लीटर फ्लूइड हर दिन निकालना शुरू कर दिया। इसके चलते डॉक्टर्स ने स्किन ग्राफ्ट सर्जरी उन्हें दी, जिससे फ्लूइड लॉस ना हो सके। हॉस्पिटल में 54 दिन बीतने के बाद आउची को हार्ट अटैक आ जाता है। उस समय आउची को 1 घंटे में 3 हार्ट अटैक आते हैं। इसके साथ दिमाग भी पूरी तरह डैमेज हो चुका था और 83वें दिन बाद आउची को आखिरी बार हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। दिन था 21 दिसंबर 1999। तो दोस्तों, यह थी वह घटना जिसके चलते एक आदमी इतिहास का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव इंसान बना, और उसके साथ क्या क्या हुआ अब आपको पता लग चुका है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।